नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बिल्कुल नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज का नाम है माता केसर देवी। माता केसर देवी में हम करेंगे जैम मतलब कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर आधारित क्वेश्चंस की सीरीज करने वाले हैं। और ये श्रृंखला है मैं लेकर के आया हूँ आप सभी की डिमांड पर, जो कि बहुत ही कारगर होगी आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, इन केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी। तो देखते हैं माता केसर देवी श्रृंखला का पहला क्वेश्चन। हु इज ओनर ऑफ जेम पोर्टल? जेम पोर्टल का मालिक कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्पेशल पर्पज व्हीकल, जीईएम, एसपीवी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो जेम मतलब कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, उसका ओनर कौन होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्पेशल पर्पज व्हीकल, जीईएम एसपीवी है वो मालिक होगा। जीईएम एसपीवी मतलब कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्पेशल पर्पज व्हीकल, ये होगा मालिक, जेम पोर्टल का मालिक होगा, ओनर होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। What is an end-to-end online marketplace for central and state government ministries, departments, central and state public sector undertakings, CPSUs and SPSUs, autonomous institutions and local bodies for procurement of common use goods and services? हिंदी अर्थ देख लेते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सीपीएसयू और एसपीयू, स्वायत्त संस्थानों और स्थानीय निकायों के लिए आम उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एंड टू एंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। फ्लिपकार्ट, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम, अमेजन, रिवर्स ई ऑप्शन। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम। जैम का उपयोग करते केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सीपीएसयू और एसपीएसयू, स्वायत्त संस्थानों और स्थानीय निकायों के लिए आम उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एंड टू एंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस है वो क्या है? उसका प्लेटफॉर्म क्या होगा? जैम होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और जैम। क्वेश्चन देख लेते हैं थर्ड। इन विच एक्ट जैम पोर्टल हैज बीन रजिस्टर्ड एज जैम एसपीवी नॉन प्रॉफिट कंपनी? जैम पोर्टल को जैम एसपीवी नॉन प्रॉफिट कंपनी के रूप में किस अधिनियम में पंजीकृत किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। इन सेक्शन 21 ऑफ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, in section 8 non-profit company under the companies act 2013, और डी ऑप्शन है अंडर सेक्शन 8 सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। यहाँ पर सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में जैम एसपीवी है वो रजिस्टर हुआ था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। इन सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में जैम है वो रजिस्टर हुआ था, कंपनी के रूप में रजिस्टर हुआ था जैम पोर्टल। और यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज गुड्स एज पर जैम रूल्स? जैम नियमों के अनुसार गुड्स माल क्या है? ऑप्शन है एन आर्टिकल, प्रोडक्ट और एन इंटेंजिबल प्रोडक्ट लाइक सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लाइसेंसेज, patents or other intellectual properties being offered for sale on the GEM portal by seller or sellers. B. Also include works and services which are incidental or consequential to the supply of such goods, such as transportation, insurance, installation, commissioning, training, and guarantee warranty obligations as defined in the scope of supply given in the contract. सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी नीदर ए नोर बी। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। मतलब कि गुड्स किसको बोलेंगे? जेम के अनुसार गुड्स किसको कहेंगे जहां पर खरीदी करनी होती है? तो गुड्स क्या हो जाएगा? एन आर्टिकल और प्रोडक्ट
or an intangible product like software, technology transfer, licenses, patents, or their intellectual properties being offered for sale on the जेम पोर्टल बाय द सेलर्स, तो ये हो जाएगा गुड्स में आ जाएगा। इसके साथ में ऑल्सो इंक्लूड वर्क्स and services which are incidental or consequential to the supply of such goods, such as transportation, insurance, installation, commissioning, training, guarantee, warranty obligations as defined in the scope of supply गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि ये सब चीजें भी शामिल हो जाएंगी, गुड्स में शामिल होंगी। ये ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ट्रेनिंग, गारंटी, वारंटी, ये सभी शामिल हो जाएंगे। माल में, गुड्स में शामिल हो जाएंगे। जैम रूल के अनुसार, जैम से जो खरीदी करते हैं उसके अनुसार ये सभी किस में शामिल होंगे? गुड्स में शामिल होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन देख लेते हैं फिफ्थ। एज पर जेम रूल्स सर्विसेज मीन्स, सर्विसेज के लिए यहाँ पर पॉइंट बताए गए हैं। पहला है द सर्विसेज ऑफर्ड और प्रोवाइडेड बाय द सेलर सच एज आईटी प्रोफेशनल सर्विसेज, मैन पावर सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एटसेट्रा listed as services on GEM. Second point है the term service shall also include supply of goods, articles which are incidental or consequential to the provisioning of such services as defined in the scope of supply given in the contract. और थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड होस्टिंग एंड वेलकम बायर्स। तो जेम नियमों के अनुसार सेवाओं का अर्थ है। कौन कौन से पॉइंट सही हो जाएंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और डी है थर्ड ओनली। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। मतलब कि सर्विसेज में ये चीजें शामिल होंगी। पहले पॉइंट में क्या बताया गया है? सर्विसेज ऑफर्ड और प्रोवाइडेड बाय द सेलर सच एज आईटी प्रोफेशनल सर्विसेज, मैन पावर सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिस्टेड एज सर्विसेज ऑन जेम। तो जेम में जो सर्विसेज लिस्टेड है वो सभी सर्विस में शामिल होंगी। इसके साथ में द टर्म सर्विस सेल ऑल्सो इंक्लूड सप्लाई ऑफ गुड्स, आर्टिकल्स विच आर इंसिडेंटल और consequential to the provisioning of such services as defined in the scope of supply given in the contract। तो ये दोनों पॉइंट है वो सर्विसेज में शामिल हो जाएंगे जेम रूल के अनुसार। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। क्वेश्चन देख लेते हैं सिक्स। सर्विस लेवल एग्रीमेंट एसएलए means the contractual relationship and commitment between the buyer and the service provider। what is not included in SLA? सेवा स्तर समझौता। SLA का अर्थ क्रेता और सेवा प्रदाता के बीच के संविदात्मक संबंध एवं वचनबद्धता है। इनमें से कौन सा पॉइंट है वो सही नहीं होगा? सर्विस लेवल एग्रीमेंट के लिए, SLA के लिए, जेम के अनुसार। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोवाइड्स मैट्रिक्स इन रिलेशन टू डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। बी ऑप्शन है द करस्पॉन्डिंग पेनल्टीज और रेमेडीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सी ऑप्शन देख लेते हैं लिक्विडेशन डैमेजेज ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। डी कैश ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स। तो कौन सा पॉइंट है एसएलए के अनुसार नहीं होगा? सर्विस लेवल एग्रीमेंट में ये कौन सा पॉइंट नहीं रहेगा? डी सही हो जाएगा हमारा। कैश ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स है, ये शामिल नहीं है एसएलए में, बाकी सभी हो जाएंगे। प्रोवाइड्स मैट्रिक्स इन रिलेशन टू डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, द करस्पॉन्डिंग पेनल्टीज और रेमेडीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये भी शामिल होंगे एसएलए में। और लिक्विडेशन डैमेजेज ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, तो ये सब पॉइंट हैं वो शामिल होंगे एसएलए में, सर्विस लेवल एग्रीमेंट में। कैश ट्रांजेक्शन का मामला है वो शामिल नहीं है, वहां पर नगद देना जरूरी नहीं है। ट्रांजेक्शन है उसके अलग मोड होते हैं, तो कैश ट्रांजेक्शन करना ये आवश्यक नहीं होगा। एसएलए में ये नहीं होगा कि आप सिर्फ कैश से पेमेंट देंगे, ये बात नहीं होगी। तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार हमारा उत्तर हो जाएगा डी। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। A framework of technical features, functional capabilities, technical properties, certifications of the items, etc. in a particular category are known as। किसी विशेष श्रेणी में तकनीकी विशेषताओं, कार्यात्मक क्षमताओं, तकनीकी गुणों, वस्तुओं के प्रमाणन आदि के ढांचे को डैश के रूप में जाना जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। कैटेगरी स्पेसिफिकेशन, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा, कैटेगरी स्पेसिफिकेशन। द फ्रेमवर्क ऑफ टेक्निकल फीचर्स, फंक्शनल कैपेबिलिटीज, टेक्निकल प्रॉपर्टीज, सर्टिफिकेशंस ऑफ द आइटम्स एक्सेट्रा इन ए पर्टिकुलर कैटेगरी आर नोन एज कैटेगरी स्पेसिफिकेशन। मतलब उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए आप खरीदी कर रहे हैं तो वहां पर टेक्निकल फीचर होने चाहिए, फंक्शनल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, टेक्निकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, सर्टिफिकेशंस भी चाहिए उस आइटम के लिए। तो ये सभी पॉइंट है क्या कहलाते हैं, उस स्पेशल कैटेगरी में आप अगर खरीदी कर रहे हैं तो कैटेगरी स्पेसिफिकेशन कहलाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं 8। व्हाट कैन बायर्स ऑब्लिक सेलर्स नॉट ऐड टू द कैटेगरी स्पेसिफिकेशन? क्या चीज को शामिल नहीं कर सकते खरीदार भी या बेचने वाला भी? श्रेणी विशेषता में खरीदार या विक्रेता क्या नहीं जोड़ सकते? कौन सी बात है जिसको नहीं ऐड कर सकते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑल नेसेसरी वैलिडेशंस रिलेटेड टू कॉन्फ़िगरेशन, टाइप ऑफ डेटा, रेस्ट्रिक्शंस, रेंज, अलाउड वैल्यूज, allowed units, etc. B option है sellers buyers shall have to comply with the validation rules restrictions provided for in the category specifications. C add parameters and or drop down values not provided in category specification. D option है if any buyer seller desire to add new parameter, value, validation, etc. against any category specification, they have to raise request for the same to GEM. तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सी चीज को ऐड नहीं कर सकता? किसी को भी पावर नहीं है, बायर को भी नहीं है, सेलर को भी नहीं है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, एड पैरामीटर्स एंड और ड्रॉप डाउन वैल्यूज नॉट प्रोवाइडेड इन कैटेगरी स्पेसिफिकेशन। मतलब कि कैटेगरी स्पेसिफिकेशन में पहले ही बात बता दी जाती है कि कौन सी चीज आपको खरीदनी है, कितनी मात्रा में खरीदनी है, क्या उसकी वैल्यू होगी, उसका वैलिडेशन क्या होगा, सारे ऑब्लिगेशन है वो कैटेगरी स्पेसिफिकेशन में बताने होंगे। और आप नया कोई ऐड नहीं कर सकते, कोई पैरामीटर ऐड नहीं कर सकते, कोई ड्रॉप डाउन वैल्यू नहीं ऐड कर सकते हैं, वो पहले से कैटेगरी स्पेसिफिकेशन में बतानी होती है। ये बात ऐड नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है, खरीदार भी नहीं कर सकता या सेलर भी नहीं कर सकता है। बाकी पॉइंट है वो ठीक हो जाएंगे। ऑल नेसेसरी वैलिडेशंस रिलेटेड टू कॉन्फ़िगरेशन, टाइप ऑफ डेटा, रेस्ट्रिक्शंस, रेंज, अलाउड वैल्यूज, अलाउड यूनिट्स, ये सभी पॉइंट है वो कैटेगरी स्पेसिफिकेशन में आप बता सकते हैं। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेलर्स बायर्स shall have to comply with the validation rules restrictions provided for in the category specification। तो वो पहले से ही कंप्लाई कर देंगे कि क्या चीज मांग रहे हैं, क्या दी जा रही है, सब बातें बता दी जाएंगी। डी पॉइंट देखते हैं। इफ एनी बायर सेलर डिजायर टू ऐड न्यू पैरामीटर, कोई पैरामीटर चाहता है कि ऐड करना होगा, ये जरूरी हो जाएगा, वैल्यू, वैलिडेशन एटसेट्रा against any category specification, they have to raise request for the same to GEM। जेम पर ये बात, तो आपको कोई चीज ऐड करनी है तो कोई पैरामीटर ऐड करना है, वैल्यू ऐड करनी है, वैलिडेशन ऐड करना है, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी स्पेसिफिकेशन में आपको ऐड करनी है तो आपको इस तरीके का मामला है वो जेम पर उठाना होगा, ऐड करना होगा, रिक्वेस्ट करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने जब मन आया कोई भी पैरामीटर ऐड कर दिया, कोई भी स्पेसिफिकेशन ऐड कर दिया, तो वो नहीं कर सकते। तो सी पॉइंट है वो नहीं कर सकते, बाकी सभी हो सकते हैं। बाकी ए बी और डी सही है परंतु सी गलत हो रहा है, ये आप नहीं कर सकते, या बायर भी नहीं कर सकता, सेलर भी नहीं कर सकता है। तो सही पॉइंट हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 9। Who will be called the buyer for purchase of goods services from sellers on GEM portal? जेम पोर्टल पर विक्रेताओं से सामान या सेवाओं की खरीद के लिए खरीदार किसे कहा जाएगा? ऑप्शन देखेंगे। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग इट्स अटैच्ड सबऑर्डिनेट ऑफिसेज, सेंट्रल स्टेट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पीएसयूज एंड ऑटोनोमस बॉडीज। सी ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट प्लेसिंग अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट पब्लिक, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडीज। और डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। ये सभी क्या है, प्रोक्यूरिंग एंटिटी हो जाएंगे, खरीदार हो जाएंगे, खरीदार की श्रेणी में आएंगे, आप इनको बायर बोल सकते हैं। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग इट्स अटैच्ड सबऑर्डिनेट ऑफिसेज, ये क्या हो जाएंगे, बायर हो जाएंगे।
सेंट्रल स्टेट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पीएसयूज एंड ऑटोनोमस बॉडीज है, ये भी बायर होंगे। और कॉन्ट्रैक्ट प्लेसिंग अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडीज, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्लेसिंग अथॉरिटी होगी उसको आप परचेजर या बायर बोल सकते हैं। सभी पॉइंट हमारे सही हो जाएंगे। डी ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 10। एनी लीगल एंटिटी सच एज फर्म्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट, statutory bodies, etc. to the buyers registered on GEM portal is called as this। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। कोई कानूनी इकाई जैसे प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट फर्म लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी, सोसाइटी के अधिनियम, सांविधिक के तहत पंजीकृत सोसाइटी निकायों आदि जो जेम पोर्टल पर खरीदारों के लिए पंजीकृत हैं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। परचेजिंग एंटिटी, सेलर सर्विस प्रोवाइडर, कॉन्ट्रैक्ट प्लेसिंग अथॉरिटी, और डी है ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, सेलर सर्विस प्रोवाइडर। मतलब कि कोई भी फर्म है, लीगल एंटिटी है, जैसे कि कोई फर्म है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड कंपनी, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट, और स्टेटरी बॉडीज है। टू द बायर्स रजिस्टर्ड ऑन जेम पोर्टल इज कॉल्ड एज सेलर सर्विस प्रोवाइडर। ये सभी क्या हो जाएंगे? जो खरीदार होते हैं उनके लिए जेम पोर्टल पर वो सामान देने वाले हो जाएंगे, उनको हम विक्रेता या सेवा प्रदाता कहेंगे। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। नया क्वेश्चन देख लेते हैं 11। व्हाट डू यू मीन बाय सेलर ऑन जेम? जेम पर विक्रेता से आपका क्या अभिप्राय है? ऑप्शन देखते हैं। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ओईएम, seller having authorization to sell products manufactured by the OEM in open market, C both A and B, D neither A nor B। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। मतलब कि सेलर क्या होगा, विक्रेता क्या हो जाएगा? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, इसको हम ओईएम बोलते हैं। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का मतलब है कि जो मूल रूप से उपकरण बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, उत्पादन करता है, तो उत्पादन इकाई को हम ओईएम बोलेंगे, सेलर बोलेंगे। और सेलर हैविंग ऑथराइजेशन टू सेल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द ओईएम इन ओपन मार्केट, मतलब कि कोई ऐसा विक्रेता है जहां पर जो ओईएम में सामान बन रहा है उसको ऑथराइजेशन मिला हुआ है, सेलर को ऑथराइजेशन मिल रहा है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, उसने सेलर के रूप में एक ऑथराइजेशन दिया हुआ है, तो उसको भी जेम के लिए क्या बोलेंगे? विक्रेता बोलेंगे, सेलर बोलेंगे। मतलब कि दोनों ही सेलर बोलेंगे जेम के अनुसार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12। हाउ वुड यू एक्सप्लेन ओईएम ऑन जेम? आप जेम पर ओईएम की व्याख्या कैसे करेंगे? तो इससे पहले हम देख चुके हैं ओईएम का मतलब क्या है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, तो जेम के अनुसार ओईएम कौन होंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। ओईएम इज द ओनर ऑफ द ब्रांड, ट्रेडमार्क ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग ऑफर्ड। बी है इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड ब्रांड्स प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स विद ओन ब्रांड, द एक्चुअल मैन्युफैक्चरर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। सी ऑप्शन में इन केस ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू गुड्स, सर्विस प्रोवाइडर ऑन जेम विल बी ईदर ओईएम और सर्विस प्रोवाइडर हैविंग ऑथराइजेशन टू सर्विस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय दैट ओईएम इन ओपन मार्केट, और डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। OEM is the owner of the brand और trademark of the product being offered, मतलब कि OEM किसको बोलेंगे? जो कोई ओनर होगा किसी ब्रांड का या ट्रेडमार्क का, तो उसको हम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बोलेंगे। बी में इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड ब्रांड्स प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स विद ओन ब्रांड, द एक्चुअल मैन्युफैक्चरर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, मतलब कि कोई अनरजिस्टर्ड ब्रांड है या कोई प्रोडक्ट है जो खुद बना रहा है, तो एक्चुअल जो मैन्युफैक्चरर होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट निकालने वाला होगा, उसको ओईएम बोलेंगे। और थर्ड पॉइंट है इन केस ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू गुड्स, सर्विस प्रोवाइडर ऑन जेम विल बी ईदर ओईएम और सर्विस प्रोवाइडर हैविंग ऑथराइजेशन टू सर्विस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द ओईएम इन ओपन मार्केट। तो यहाँ ये बात बताई गई है कि ओईएम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर किसको बोलेंगे जेम के अनुसार? अगर कोई सर्विस रिलेटेड मैटर है
तो जो प्रोडक्ट बना रहा है और उसका ऑथराइजेशन सर्विस करने के लिए दिया हुआ है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ओईएम बोलेंगे। तो तीनों पॉइंट है हमारे सही हो जाएंगे। जेम के अनुसार ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कौन होंगे, ओईएम कौन होंगे, तीनों हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी जरूर बताइए, क्योंकि जेम पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे कि डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, और पीजीटी पोस्ट के लिए भी इन एनवीएस, केवीएस, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। क्वेश्चन देख लेते हैं 13। अपॉन रजिस्ट्रेशन ऑन द जेम पोर्टल, द सेलर सर्विस प्रोवाइडर इज hereby bound to abide by the following terms conditions। जेम पोर्टल पर पंजीकरण होने पर विक्रेता सेवा प्रदाता एतद द्वारा निम्नलिखित नियमों शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य है। कौन से नियमों के लिए बाध्य होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड और सर्विस, जीटीसी। Product Service Specific Special Terms and Conditions, STC, and Service Level Agreements, SLAs, for various services। और सी है एडिशनल बिड स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस, एटीसी एज एप्लीकेबल। डी ऑप्शन, ऑल दी अबव। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। ये सभी कंडीशंस के लिए विक्रेता और सेवा प्रदाता है वो बाध्य होगा, नियमों शर्तों के लिए बाध्य होगा। जनरल टर्म्स और कंडीशंस फॉर सेल परचेज ऑफ गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए, जीटीसी के लिए बाध्य होगा, ये सभी मान्य होंगे। और प्रोडक्ट सर्विस स्पेसिफिक स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस, एसटीसी के लिए भी बाध्य होंगे। एंड सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, एसएलएज के लिए भी बाध्य होंगे फॉर वेरियस सर्विसेज। और सी ऑप्शन में एडिशनल बिड स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस, एटीसी एज एप्लीकेबल। तो सभी सेवा नियम है या शर्त हैं सभी के लिए बाध्य होंगे, या तो सेलर या सर्विस प्रोवाइडर है जो भी जेम पर होंगे उन सभी, जीटीसी के लिए, एसटीसी के लिए, एसएलए के लिए, एटीसी के लिए, सभी के लिए बाध्य होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 14। फॉर द पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंट एंड ट्रांजेक्शंस ऑन जेम, द वेंडर एज वेल एज द सर्विस प्रोवाइडर शैल बी रेफर्ड टू डैश। जेम पर दस्तावेज और लेन देन के उद्देश्य के लिए विक्रेता के साथ साथ सेवा प्रदाता को संदर्भित किया जाएगा। क्या बोला जाएगा? जेम के अनुसार डॉक्यूमेंटेशन अगर करना है, उसके नाम से कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं या कोई ट्रांजेक्शन करना है जेम पर, वेंडर या सर्विस प्रोवाइडर को क्या कहेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। सेलर, प्रोप्राइटी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड फर्म, लिमिटेड कंपनी। जेम पोर्टल पर डॉक्यूमेंटेशन करना है या ट्रांजेक्शन करना है तो जो वेंडर विक्रेता है या सर्विस प्रोवाइडर है उसको क्या बोलेंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, सेलर बोलेंगे उसको। विक्रेता की श्रेणी में, वेंडर की श्रेणी में बोलेंगे सेलर ही कहेंगे। चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर है तो भी उसको विक्रेता बोलेंगे। सेवा प्रदाता बोलेंगे सेलर, यहाँ पर टर्म यूज किया जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? सेलर आ जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 15। ऑल यूजर्स इंक्लूडिंग बायर्स एंड सेलर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, विल बी क्रिएटेड यूजर आईडी एंड पासवर्ड ऑन जेम आफ्टर फॉलोइंग डैश। खरीदारों और विक्रेताओं सहित सभी उपयोगकर्ता, प्राथमिक हो या द्वितीयक, निम्नलिखित के बाद जेम पर यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएंगे। तो जो खरीदार है या विक्रेता है वो किसी भी प्रकार के यूजर है, चाहे तो प्राइमरी प्राथमिक है या द्वितीयक है, तो क्या होने के बाद में ही अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं। आपको मालूम है कि जेम पर यूजर आईडी और पासवर्ड दिए जाते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं हर एक वेंडर के लिए या खरीदार के लिए। तो वो कौन सी कंडीशन है तब जा करके वो अपना आईडी बना सकते हैं जेम पोर्टल पर? ऑप्शन देख लेते हैं। कीप देयर यूजर आईडी एंड पासवर्ड सिक्योर एंड कॉन्फिडेंशियल, ऑल ट्रांजेक्शंस टेकिंग प्लेस ऑन जेम पोर्टल, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिफाइंड ऑन जेम, और डी है जेम शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन एनी मैनर फॉर आईडी एंड पासवर्ड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिफाइंड ऑन जेम। मतलब कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में बायर है या सेलर है, चाहे तो वो प्राइमरी या सेकेंडरी किसी भी तरीके के हैं, वो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं। कब बना सकते हैं? जब वो अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कंप्लीट कर लेंगे, जेम नियमों के अनुसार पंजीकरण कंप्लीट कर लेंगे, तब जा करके उनको यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने की अनुमति दी जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन देख लेते हैं 16।
If seller or service provider grants non-exclusive, royalty-free, irrevocable, permanent and absolute rights to gem, what would you call it? यदि विक्रेता या सेवा प्रदाता जेम को गैर अनन्य, रॉयल्टी मुक्त, अपरिवर्तनीय, स्थायी और पूर्ण अधिकार प्रदान करता है तो आप इसे क्या कहेंगे? मतलब कि सेवा प्रदाता है या विक्रेता है, उन्होंने जेम को ऑथराइजेशन कर दिया है, क्या कर दिया है? गैर अनन्य, रॉयल्टी मुक्त, अपरिवर्तनीय और स्थायी पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया, तो इस अधिकार को क्या बोलेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। ई साइनिंग, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइमरी यूजर, यूजर वेरिफिकेशन। सही उत्तर हमारा यहाँ हो जाएगा बी, हो जाएगा लाइसेंस बोलेंगे। If seller or service provider grants non-exclusive, royalty-free, irrevocable, permanent and absolute right to gem, that is called license. इसको हम क्या बोलेंगे? लाइसेंस। जेम को लाइसेंस दिया गया है, अधिकार पत्र दिया गया है, इसको हम लाइसेंस बोलेंगे। और ये अधिकार पत्र क्या है? नॉन एक्सक्लूसिव है, रॉयल्टी फ्री है, इर्रिवोकेबल है, साथ में परमानेंट है और एब्सोल्यूट अधिकार उसको दिए गए हैं। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 17। टू रजिस्टर द प्राइमरी यूजर ऑफ द बायर ऑब्लिक सेलर एंड क्रिएट सेकेंडरी यूजर्स हु विल कलेक्ट देयर आधार डिटेल्स। क्रेता विक्रेता के प्राथमिक उपयोगकर्ता को पंजीकृत करने और द्वितीयक उपयोगकर्ता बनाने के लिए उनका आधार यूआईडी विवरण कौन एकत्र करेगा? मतलब कि यहाँ पर क्रेता है या विक्रेता है, प्राथमिक यूजर है, प्राइमरी यूजर है, वो सेकेंडरी यूजर कोई बनाना चाहते हैं, सेकेंडरी यूजर किसी को बनाना चाहते हैं, तो जो सेकेंडरी यूजर बनना चाहते हैं उनका आधार कार्ड है, यूआईडी कौन कलेक्ट करेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। जेम, डीजीसीए, सीपीपीपी और डीजीएसएनडी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, जेम कलेक्ट करेगा। टू रजिस्टर द प्राइमरी यूजर ऑफ द बायर ऑब्लिक सेलर एंड क्रिएट सेकेंडरी यूजर्स हु विल कलेक्ट देयर आधार यूआईडी डिटेल्स, दैट इज जेम करेगा। यहाँ पर जेम है वो क्या करेगा? इन आधार कार्ड को कलेक्ट करेगा, उनकी डिटेल को कलेक्ट करेगा। क्योंकि बायर या सप्लायर है वो प्राइमरी यूजर है, वो सेकेंडरी यूजर बनाना चाहते हैं, तो इनकी डिटेल है वो कलेक्ट की जाएगी, जेम के द्वारा कलेक्ट की जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन देखते हैं 18। व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट? अनुबंध क्या है? जेम के अनुसार अनुबंध किसको बोलेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। द परचेज ऑर्डर क्रिएटेड issued by the buyer on JAM for supply of goods services in electronic form includes scope of supply, delivery instructions and specifications etc. as ordered by the buyer, or C both A and B, D neither A nor B। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलेंगे? अनुबंध किसको बोलेंगे? द परचेज ऑर्डर क्रिएटेड और इश्यूड बाय द बायर ऑन जेम फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई ऑर्डर, परचेज ऑर्डर प्लेस किया है, परचेज ऑर्डर क्रिएट किया है, इश्यू किया है बायर के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में क्या शामिल हो जाएगा? इंक्लूड्स स्कोप ऑफ सप्लाई, डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस एंड स्पेसिफिकेशंस। ये भी होंगे कि सप्लाई कहाँ देनी है, डिलीवरी कैसे करनी है, कोई निर्देश होंगे, स्पेसिफिकेशन कोई है, वो सभी चीजें जो ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए और बी, सही हो जाएंगे दोनों। और क्वेश्चन देख लेते हैं 19। Once the seller service provider is registered and an account is created on GEM, the primary user of the seller service provider can create secondary user accounts. What will be the role and responsibility of the primary user? एक बार जब विक्रेता सेवा प्रदाता पंजीकृत हो जाता है और जेम पर एक खाता बन जाता है, तो विक्रेता सेवा प्रदाता का प्राथमिक उपयोगकर्ता द्वितीयक उपयोगकर्ता बना सकता है। मतलब कि एक बार कोई भी विक्रेता है या सेवा प्रदाता पंजीकृत हो गया जेम पर, अपना उसने अकाउंट बना लिया है, तो विक्रेता या सेवा प्रदाता है वो प्राथमिक उपयोगकर्ता बन जाता है। और ये प्राथमिक उपयोगकर्ता है वो द्वितीयक उपयोगकर्ता को बना सकता है, क्रिएट कर सकता है। तो प्राथमिक उपयोगकर्ता की क्या भूमिका हो जाएगी? क्या वो प्राथमिक उपयोगकर्ता है वो द्वितीयक उपयोगकर्ता को अधिकार दे देगा और प्राथमिक है उसकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी, या क्या जिम्मेदारियां रहेंगी? ऑप्शन देख लेते हैं। टू बी फुली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर ऑल एक्शंस
transactions done by secondary users on GEM portal. Secondary user will have his own responsibility. All users will independently perform their responsibility. और डी, ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, टू बी फुली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर ऑल एक्शंस एंड ट्रांजेक्शंस डन बाय सेकेंडरी यूजर ऑन जेम पोर्टल। मतलब कि प्राथमिक उपयोगकर्ता ने जो रजिस्ट्रेशन किया था वहां पर वेरिफिकेशन प्राथमिक यूजर है उसका किया गया था, प्राथमिक उपयोगकर्ता का रजिस्ट्रेशन किया गया था, उसने क्रिएट किया है। द्वितीयक उपयोगकर्ता है, सेकेंडरी यूजर है, वो क्रिएट किया है, उसका अकाउंट बनाया है। तो प्राइमरी यूजर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, हर मामले के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबल भी होगा। जितने भी ट्रांजेक्शन्स किए जाएंगे, जितने भी एक्शंस किए जाएंगे सेकेंडरी यूजर के द्वारा, तो प्राथमिक यूज करता है वो खत्म नहीं होगी बातें, उसको जिम्मेदारियां वो बनी रहेंगी। क्योंकि सेकेंडरी यूजर को कौन लेके आया है, प्राइमरी यूजर लेके आया है, तो वो फुली रिस्पॉन्सिबल होगा। जो भी एक्शन ट्रांजेक्शन सेकेंडरी यूजर करेगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, प्राइमरी यूजर होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं माता केसर देवी श्रृंखला प्रथम का अंतिम क्वेश्चन 20। हु अमोंग द फॉलोइंग वेंडर्स कैन बी ऑथराइज्ड एज प्राइमरी यूजर ऑन जेम। निम्नलिखित में से किस विक्रेता को जेम पर प्राथमिक उपयोगकर्ता के रूप में अधिकृत किया जा सकता है। प्राथमिक उपयोगकर्ता है वो जेम पर कौन हो सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं, डायरेक्टर, पार्टनर, प्रोप्राइटर, एनी ऑफ देम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्राइमरी यूजर कौन होगा, क्योंकि यहाँ पर वेंडर को ऑथराइजेशन कर दिया गया है। तो इनमें से प्राइमरी यूजर कौन बन सकता है, डायरेक्टर बन सकता है, पार्टनर बन सकता है, प्रोप्राइटर बन सकता है, या इनमें से कोई हो सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। डायरेक्टर होगा वो भी बन सकता है, पार्टनर भी बन सकता है, प्रोप्राइटर भी बन सकता है, कोई भी प्राइमरी यूजर बन सकता है। अगर वो वेंडर है वो ऑथराइज्ड हो चुका है, जेम पोर्टल पर आ चुका है, तो प्राइमरी यूजर वो बन सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने माता केसर देवी श्रृंखला प्रथम के 20 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए। और आज के क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मतलब जेम पर आधारित रूल्स के लिए। और ये क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, जैसे कि डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। डियर फ्रेंड्स, अगर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मतलब कि जेम पर आधारित और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप माता केसर देवी सीरीज की मेंबरशिप ले लीजिए। माता केसर देवी सीरीज इज डेडिकेटेड टू एमसीक्यूज ऑन जेम गवर्नमेंट ऑनलाइन परचेज प्रोसेस। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो परचेजिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में जेम के थ्रू हो रही है, तो जेम पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। और सभी तरीके के क्वेश्चंस देखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करिए और अपने सिलेक्शन को एक दिशा दीजिए, एक डायरेक्शन दीजिए। और साथियों, अगर आप एस्पिरेंट है एनवीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी पोस्ट के लिए भी, तो एनवीएस ने एनवीएस स्कीम आपके सिलेबस में रखा है। और धौलागढ़ माता श्रृंखला है वो एनवीएस पर आधारित कंप्लीट नवोदय सिस्टम पर आधारित प्रश्नोत्तरी लेकर के आ रही है। नवोदय सिस्टम पर आधारित प्रश्नोत्तरी की कंप्लीट सीरीज है वो चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए और अपने सिलेक्शन को निश्चित करवाइए। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी